हेलो एवरीवन, फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। तो चलिए गाइज, अब अपने आज की पॉलिटी की क्लास पर आते हैं। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, पॉलिटी में जो हम टॉपिक कवर कर रहे हैं उसका नाम है नागरिकता, जिसको हम सिटीजनशिप भी कहते हैं। तो आज हमारे इस टॉपिक की 7वीं क्लास है। अब तक हमारी 6 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। तो जो नागरिकता है, जो इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, ये भारतीय संविधान के भाग 2 के अंतर्गत आता है। तो इस टॉपिक की हमारी अब तक जो 6 क्लासेस हुई हैं, उन क्लासेस के बारे में एक बार चर्चा करते हैं, फिर अपनी आज की क्लास पर आएंगे। तो सबसे पहले हमने ये जाना था कि नागरिकता का अर्थ क्या होता है और इसका महत्व क्या है। फिर हमने जाना था जो नागरिकता है उसके संवैधानिक उपबंध क्या हैं। फिर उसके बाद हमने जाना था जो नागरिकता अधिनियम 1955 है वो क्या है, उसके बारे में हमने कंप्लीट डिटेल में पढ़ लिया था। फिर उसके बाद हमने जाना कि किसी भी व्यक्ति की जो नागरिकता है वो किस रूप में समाप्त हो सकती है या किस प्रकार से समाप्त हो सकती है। फिर उसके बाद हमने जाना कि एकल नागरिकता क्या होती है, सिंगल सिटीजनशिप क्या होती है। तो ये अब तक की क्लासेस में हम ये सब चीज़ें पढ़ चुके हैं। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, चलिए उस पर आते हैं। आज हम पढ़ेंगे विदेशी भारतीय नागरिकता। तो ये विदेशी भारतीय नागरिकता क्या होती है उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहा गया है सितंबर 2000 में भारत सरकार ने भारतीय डायपोरा पर एल.एम. सिंघवी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। तो क्या हुआ था, सितंबर 2000 की बात है ये। भारत सरकार ने, जो विदेश मंत्रालय है भारत सरकार का, उसने क्या किया, जो भारतीय डायपोरा था उस पर क्या किया, एक थे क्या व्यक्ति थे जिनका नाम क्या था, एल.एम. सिंघवी। तो उनकी अध्यक्षता में वो एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। मतलब कि जो उच्च स्तरीय समिति बनाई गई उसके अध्यक्ष कौन थे, एल.एम. सिंघवी थे। तो क्या किया उन्होंने, एक कमेटी का गठन किया। कमेटी को विश्व भारतीय डायपोरा के व्यापक अध्ययन करने तथा उनके साथ रचनात्मक संबंध बनाने के उपायों पर अनुशंसा देने का कार्य सौंपा गया। तो कमेटी को क्या कार्य सौंपा गया, कमेटी का जो काम था वो क्या था, जो वैश्विक भारतीय डायपोरा है उसके जो उसका क्या किया जाए, उसका व्यापक अध्ययन किया जाए और साथ ही साथ उसके जो रचनात्मक उपबंध हैं, जो उसके बनाने के उपायों पर अनुशंसा देने का कार्य सौंपा गया। ये किसको सौंपा गया, ये जो उच्च स्तरीय समिति बनी थी एल.एम. सिंघवी की अध्यक्षता में, उस समिति को ये कार्य सौंपा गया। ठीक है। फिर आगे क्या कहा गया है, आगे बताया गया है समिति ने अपनी रिपोर्ट जनवरी 2000 में सौंपी। तो फिर इस समिति ने जो अपनी रिपोर्ट थी वो जनवरी 2002 में सौंपी। ठीक है, विदेश मंत्रालय को सौंपी, या फिर भारतीय सरकार भी बोल सकते हैं, क्योंकि विदेश मंत्रालय भी तो भारत सरकार के अंतर्गत ही आता है। तो फिर उसने, जो ये समिति थी, उसने अपनी रिपोर्ट जनवरी 2002 में सौंपी। इसने नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन की सिफारिश की ताकि भारतीय मूल के व्यक्ति को दोहरी नागरिकता प्रदान की जा सके, लेकिन कुछ विदेश देश में रहने वालों को ही। जब इस समिति ने अपनी रिपोर्ट जो सौंपी जनवरी 2002 में, तो इसने क्या किया, जो नागरिकता अधिनियम था 1955 जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, उसमें क्या किया, उसमें उसके लिए क्या सिफारिश की कि वो जो अधिनियम बनाया गया है नागरिकता अधिनियम 1955, उसमें कुछ अमेंडमेंट किए जाए, उसमें कुछ संशोधन किए जाएं, ताकि जो भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, मतलब कि मूलतः वो भारत के व्यक्ति हैं लेकिन अन्य देश में रह रहे हैं, अन्य देश के निवासी हैं, जिसको हम पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन या फिर PIOS के नाम से भी जानते हैं, को दोहरी नागरिकता प्रदान की जा सके। क्या की जा सके, क्योंकि जब इस जो अधिनियम है भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955, जब इसमें अमेंडमेंट हो जाएगा तो तभी जो चीज़ वो करना चाहते हैं वो तभी तो कर पाएंगे। वो क्या करना चाहते हैं कि जो इंडियन ओरिजिन के पर्सन थे, जो दूसरे देश में रह रहे हैं, यदि वो चाहें तो उनको भारत की नागरिकता भी मिल सकती है। एक तरीके से दोहरी नागरिकता उस देश की तो है ही है, साथ ही साथ जो भारत देश है हमारा, उसने भी अपने देश की नागरिकता उनको प्रदान कर दी, क्योंकि वो मूलतः भारत के रहने वाले हैं। तो ये एक क्या किया गया, कमेटी ने सिफारिश की कि संविधान में ऐसे संशोधन करके ये चीज़ करी जाए। लेकिन क्या था, जो दोहरी नागरिकता थी वो, लेकिन कुछ
विशेष देशों में रहने वालों को ही, ये नहीं कि किसी भी देश में रह रहा हो कोई भी व्यक्ति सबको ही मिल जाए, कुछ विशेष देशों में रहने वाले व्यक्तियों के लिए ही ऐसा किया जाए। फिर आगे क्या कहा गया है, आगे बताया गया है, उसी अनुसार नागरिकता अधिनियम 2003 में विदेशी भारतीय नागरिकता का प्रावधान किया गया। तो उसी अनुसार क्या किया गया, संशोधन करके फिर अधिनियम जो आया, नागरिकता अधिनियम 2003 के अंदर जो आया, उसमें क्या किया गया, जो विदेशी भारतीय नागरिक थे, नागरिकता का प्रावधान किया गया, मतलब कि इसको उसके अंदर ऐड कर दिया गया। 16 निर्दिष्ट देशों के पीआईओ यानी भारतीय मूल के व्यक्तियों के लिए पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर, मतलब कि 16 ऐसे देश थे जिसमें कि पाकिस्तान को छोड़ दिया जाए और बांग्लादेश को छोड़ दिया जाए। तो यदि कोई भारतीय मूल का व्यक्ति उस देश में रह रहा है तो वो उसको क्या है, भारत की नागरिकता भी प्राप्त हो सकती है। उस देश की तो है ही है, साथ ही साथ वो यदि वो चाहे तो वो भारत की नागरिकता भी ग्रहण कर सकता है। इस अधिनियम ने पूर्व मुख्य अधिनियम के राष्ट्रमंडल नागरिकता से संबंधित सभी प्रावधान हटा दिए। तो इस अधिनियम ने क्या हुआ कि वे सारे प्रावधान जो थे पहले वो उनको हटा दिया। साथ ही साथ आगे क्या कहा गया है, आगे बताया गया है, बाद में नागरिकता अधिनियम 2005 में सभी देशों के भारतीय मूल के व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने के प्रावधान किए गए जब तक कि उनके गृह देश स्थानीय कानून के अनुसार दोहरी नागरिकता प्रदान करते हों। बाद में क्या किया, 2003 में तो 16 देशों के लिए हुआ, लेकिन जो बाद में जो इसमें संशोधन किया गया अधिनियम में, कब एक नया अधिनियम लाया गया, नागरिकता अधिनियम 2005, तो उसमें क्या किया गया कि वो किसी भी देश, वो व्यक्ति यदि भारतीय मूल का है, किसी भी देश में रह रहा हो, तो वो क्या कर सकता है, भारत की नागरिकता ले सकता है। अपवाद कौन थे, पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये जो दो हमारे पड़ोसी देश हैं, इन दोनों देशों को छोड़कर। उसमें क्या प्रावधान किए कि जब तक कि उनके गृह देश स्थानीय कानून के अनुसार दोहरी नागरिकता प्रदान करते हों। तो जब तक कि उनके जो गृह देश हैं, जब तक उन्हें दोहरी नागरिकता प्रदान करते हों, जब तक कि जैसे हमारा भारत देश चाहे कि हाँ उनको दोहरी नागरिकता प्रदान की जाए, मतलब जिस देश में वो रह रहे हैं उनको उस देश की भी नागरिकता है, यदि वो भारत की जो नागरिकता है वो भी उनको प्रदान की जाए, जब तक कि हमारा भारत देश चाहता है, हमारा जो कानून है वो चाहता है, तो तब तक उनको दोहरी नागरिकता प्रदान की जाएगी। ठीक है, आई होप इतनी बात क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आगे जानते हैं, आगे क्या बताया गया है। आगे कहा गया है, पुनः नागरिकता अधिनियम 2015 ने मुख्य अधिनियम में विदेशी भारतीय नागरिक संबंधी प्रावधानों में संशोधन क्या कर दिया। अब क्या हुआ, दोबारा से नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 आया, तो उसमें क्या अमेंडमेंट किए गए, उसमें क्या संशोधन किए गए कि मुख्य अधिनियम ने जो में क्या हुआ, जो विदेशी भारतीय नागरिक जिनको हम ओसीआई कहते हैं, संबंधित प्रावधानों में संशोधन किया। क्या संशोधन किया, अब वो जानेंगे। इसमें कहा गया, इसने भारतीय विदेशी नागरिकों कार्ड होल्डर, मतलब कि जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर के नाम से भी जाने जाते हैं, के नाम से एक नई योजना शुरू की। एक नई योजना शुरू की, क्या योजना शुरू की, जिसमें पीआईओ कार्ड स्कीम तथा ओसीआई कार्ड स्कीम को मिला दिया गया। मतलब कि पहले तो क्या था कि पीआईओ कार्ड स्कीम अलग होती थी और ओसीआई कार्ड स्कीम अलग होती थी। इन दोनों के तहत अलग अलग तरीके से कोई भी विदेश में रहने वाला भारतीय मूल का व्यक्ति नागरिकता ग्रहण कर सकता था भारत की। बट 2015 का जो अमेंडमेंट हुआ, 2015 में जो संशोधन हुआ, उसके तहत क्या हुआ कि जो पीआईओ और आईओएस दोनों कार्ड जो थे, जो कार्डों की स्कीम थी, उनको एक साथ ही मिला दिया गया। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, इसके आगे पढ़ते हैं। पीआईओ कार्ड स्कीम को 19/8/2000 में शुरू किया गया था। जो पीआईओ कार्ड स्कीम थी उसको कब शुरू किया गया था, उसको शुरू किया गया था 19/8/2002 में, और उसके बाद ओसीआई कार्ड स्कीम 2/12/2005 में शुरू की। ठीक है, दोनों स्कीमें साथ साथ चल रही थी। तो दोनों जो स्कीमें थी, जैसा मैंने आपको बताया अभी, दोनों स्कीमें साथ साथ चल रही थी। वैसे ओसीआई स्कीम अधिक लोकप्रिय थी, वैसे ओसीआई जो स्कीम थी लोग उसको ज़्यादा पसंद कर रहे थे। ठीक है, आगे बताया गया है, जो आवेदक थे इस कारण भ्रम की स्थिति में थे। तो दोनों स्कीम के कारण कि ये जो ज़्यादा लोकप्रिय है, ये ज़्यादा लोकप्रिय है, दूसरी कम लोकप्रिय है, तो इसके चलते जो आवेदक थे,
जो अपना भारत की नागरिकता लेना चाहते थे, जो अप्लाई करते थे जो लोग, तो वो क्या है, एक तरीके से कंफ्यूज थे, भ्रम की स्थिति में थे। आवेदकों का भ्रम दूर कर उन्हें अधिक सुविधा प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने पीआईओ तथा ओसीआई को मिलाकर एकल स्कीम का सूत्रण किया। तो भारत ने क्या किया, जो भारतीय सरकार थी उसने क्या किया कि लोगों की कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए, जो आवेदक थे उनका जो भ्रम था उसको दूर करने के लिए दोनों को विलय कर दिया। जो पीआईओ और स्कीम आती थी और ओसीआई स्कीम होती थी, दोनों को मिलाकर एकल स्कीम का सूत्रण किया गया, मतलब कि दोनों को एक साथ मिला दिया गया। ठीक है, आई होप इतनी बात आपको क्लियर होगी। आगे कहा गया है जिसमें दोनों स्कीमों के सकारात्मक पक्षों को शामिल किया गया, जिसमें जो दोनों स्कीम थे उनके जो पॉजिटिव जितनी भी टर्म्स थी, जो पॉजिटिव जितनी भी बातें थी, उनको जो जो वो पक्ष थे, जो सकारात्मक पक्ष थे, उनको इस स्कीम में, जो दोनों को मिलाकर एक नई स्कीम बनाई गई, उसमें उनको शामिल किया गया। इस प्रकार इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए नागरिकता अधिनियम 2015 अधिनियमित किया गया। तो इसी वजह से जो नागरिकता अधिनियम था उसमें पहले में संशोधन करके जो 2015 का जो अधिनियम है उसको अधिनियमित किया गया। आगे कहा गया है, आगे बताया गया है, पीआईओ स्कीम 9/1/2015 के प्रभाव से रद्द कर दी गई और यह अधिसूचित किया गया कि सभी चालू पीआईओ कार्ड धारक 9/1/2015 से ओसीआई कार्ड धारक मान लिए जाएंगे। तो जो स्कीम थी पीआईओ स्कीम, उसको रद्द करने के बाद जो 9/1/2015 में ओसीआई कार्ड, मतलब कि उनको ओसीआई कार्ड धारकों की सूची में ही मान लिया गया कि जिन लोगों के पास पीआईओ स्कीम है, पीआईओ स्कीम के तहत जिन्होंने भारत की नागरिकता प्राप्त की हुई है, जिन भारतीय मूल के व्यक्तियों ने, तो उनको भी क्या है, अब जो ओसीआई कार्ड स्कीम थी उसके तहत उसमें इंक्लूड कर लिया जाएगा। तो उसको उसमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या फिर एक तरीके से कह सकते हैं कि उसको उसमें ओसीआई में कन्वर्ट कर दिया गया। ठीक है, तो आज की आपकी क्लास थी, तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि जो विदेशी भारतीय नागरिकता होती है वो क्या होती है। अब जो पीआईओ है और जो ओसीआई है, ये क्या होता है, इसके बारे में हम अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, अगली क्लास में कंप्लीट डिटेल में जानेंगे। तो ऐसा करते हैं, आज की क्लास इतनी ही रखते हैं। आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी और पसंद भी आई होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है, समझ आई है, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्लास को प्लीज़ लाइक भी कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिएगा, ताकि और बच्चे भी इस चैनल से जुड़ सकें और कंप्लीट डिटेल में पॉलिटी या फिर जीएस पढ़ सकें। ठीक है गाइज़, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबाइएगा, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन आ जाए और आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।